हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन इंग्लिश पेडागोजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जहाँ से क्वेश्चन बनता है इंग्लिश पेडागोजी में, उसे समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इनसे बनने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम समझते हैं सबसे पहले लेक्सिकल वर्ड्स। शब्दकोशीय शब्द लेक्सिकल वर्ड्स होते क्या हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इन्हें कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। कंटेंट वर्ड्स या लेक्सिकल वर्ड, ऐसा आपसे पूछा जाए तो आपको समझ जाना है कि दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखना है वो क्या है, दीज आर वर्ड्स दैट हैव देयर ऑन इंडिपेंडेंट मीनिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना खुद का एक स्वतंत्र अर्थ होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। अगर आप इन्हें अकेले भी बोलेंगे तो सुनने वाले के दिमाग में एक चित्र बन जाते हैं। वे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ हो क्या कहलाता है, लेक्सिकल वर्ड कहलाता है, कंटेंट वर्ड्स कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका, वाटर, किड, स्कूल, लव, कैट। मतलब अगर आप पानी बोले, स्कूल बोले या बिल्ली बोले तो सुनने वाला तुरंत समझ जाएगा कि बात किसके बारे में चल रहा है। इसके अपोजिट क्या है, द एंड एट विच आर फंक्शन वर्ड्स। इसके विपरीत व्याकरण वाले जो शब्द होते हैं जैसे एंड, द, एट, इसका कोई अकेले कोई मतलब नहीं होता, ये बस वाक्य जोड़ने के काम आता है। आगे समझते हैं कॉन्ट्रास्टिव या मिनिमल पेयर। न्यूनतम युग्म बोलते हैं वर्ड्स दैट आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग साउंड। ऐसे दो शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, बस उसमें एक ध्वनि का अंतर होता है। वे शब्द जो एक विपरीत ध्वनि को छोड़कर समान होते हैं, मतलब एक ध्वनि को छोड़कर बाकी जो ध्वनि है समान होता है, ये इसका मतलब हुआ। यूज्ड टू टीच प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस। इसका उपयोग क्या है, तो बच्चों को उच्चारण का फ़र्क समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टेप वर्सेस टेप हो गया, बेट वर्सेस कैट हो गया, पिन वर्सेस बिन हो गया। जब आप पिन और बिन बोल रहे हैं तो सिर्फ प और ब का फ़र्क है। कैट में के और बैट में बैट, दोनों का बस फ़र्क है, बाकी जो साउंड है वो सिमिलर है। तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिव या मिनिमल पेयर होते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला है इसमें इंटोनेशन, अनुतान। ये क्या है, तो वेरिएशन इन द टोन और पिच ऑफ द वॉइस। मतलब बोलते समय हमारी आवाज़ के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। आवाज़ के स्वर या पिच में उतार चढ़ाव। इट इन्वॉल्व्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। कभी कभी हम तेज़ बोलते हैं, कभी कभी हम धीमे बोलते हैं। कभी आवाज़ ऊपर जाती है राइज और कभी नीचे आती है फॉल। तो ये क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, ये क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। रियल लाइफ एग्जांपल है यहाँ पे, स्टेटमेंट ही इज़ गोइंग, फॉलिंग टोन। जब आप सामान्यतः बात करते हैं कि वह जा रहा है तो आवाज़ नीचे जाएगी, फॉलिंग टोन। जब आप हैरानी से क्वेश्चन करते हैं इज़ ही गोइंग, मतलब जब आप पूछते हैं वह जा रहा है तो आवाज़ ऊपर उठेगी, राइजिंग टोन। ये क्या होता है, इंटोनेशन होता है। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं साउंड्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में ध्वनि, ध्वन्यात्मकता, ये क्या है उसे समझते हैं। इंग्लिश हैज़ 26 लेटर्स बट दे प्रोड्यूस 44 साउंड्स। ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी भाषा में अक्षर कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जो बच्चे बच्चे को पता नहीं होता वो क्या है, बट दे प्रोड्यूस 44 साउंड। आवाज़ कितना निकलता है, ध्वनि कितना निकलता है, तो 44। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आपको याद रखना है। जिसमें जो 20 है, मतलब 20 वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि 20 है। कंसोनेंट साउंड कितना है, 24 है। व्यंजन ध्वनि कितना है, तो 24, और वोवेल साउंड कितना है, तो 20। क्लियर है, याद रखना है आपको। टोटल साउंड कितना है, तो 44। लेटर कितना है, तो 26। ये तो आप सभी को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसे आपको समझना है। यहाँ पे क्या है, फोनिम, स्वनिम। ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फोनिम होती है, स्वनिम होती है। जैसे देखो, एक ईंट से दीवार बनती है, वैसे ही फोनिम से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे च, फ, थ।
उसके अलावा आपको क्या समझना है, आर्टिकुलेटर्स उच्चारण अंग, इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं, तो वोकल ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन स्पीच प्रोडक्शन, हमारे शरीर के वे अंग जो बोलने में मदद करते हैं। कौन कौन से अंग, तो टंग मतलब जीभ, लिप्स, टीथ और पैलेट, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी होते हैं आर्टिकुलेटर्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Diphthongs, gliding vowels, a sound formed by combining two vowels in a single syllable। जब दो वॉवेल मिलकर एक आवाज़ बनाते हैं, इसे बोलते समय हमारी जो जीभ है एक स्वर से दूसरे स्वर पर फिसलती है, ग्लाइड करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग वॉवेल्स बोलते हैं। आल्सो नॉन एज ग्लाइडिंग वॉवेल्स, फिसलने वाले स्वर। द साउंड ग्लाइड्स फ्रॉम वन वॉवेल टू अनदर, मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर की ओर आवाज़ क्या है, स्वर क्या है, ध्वनि क्या है, फिसलती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कॉइन, ओ वाई साउंड, कॉइन, कॉइन आप बोल रहे हैं तो ओ और ई की मिली जुली आवाज़। लाउड आप जब बोलते हैं तो इसमें ओ और डब्लू साउंड, मतलब लाउड, आ और ऊ का मिश्रण है इसमें। यहाँ पे ओ वाई गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, ओ और आई। ठीक है। कॉइन में कलरफुल भी है, देखिए ओ आई जो मिली जुली स्वर है, और लाउड में क्या है, ओ और ऊ का मिला हुआ स्वर है। तो ये क्या होता है, ग्लाइडिंग वॉवेल्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं। क्लियर है। आगे समझते हैं सिंटैक्स, वाक्य विन्यास। सिंटैक्स है क्या, स्टडी ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, यह भाषा का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर या नियम है। यह बताता है कि शब्दों को किस क्रम में जमाना है ताकि वाक्य सही बने। इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस। क्लियर है। इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल है इसका, ही प्लेस क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। या ऐसा बोले कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। इसी का गलत सिंटेक्स क्या होगा, खेलता राम है क्रिकेट बोलेंगे तो क्या होगा, शब्द वही है पर क्रम गलत है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, क्रम से। सिंटेक्स किससे जुड़ा हुआ है, तो शब्दों की जमावट से। क्लियर है। अगला है इसमें सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो अर्थ से। स्टडी ऑफ मीनिंग एंड सेंस, शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, तो सिमेंटिक्स। इट इंश्योर्स दैट द सेंटेंस मेक्स लॉजिकल सेंस, मतलब यह शब्दों और वाक्यों के सही अर्थ, मीनिंग से जुड़ा है। कोई वाक्य सिंटेक्स में सही हो सकता है, लेकिन अगर उसका कोई लॉजिकल मतलब ना निकले तो वह सिमेंटिक्स में गलत होगा। समझने वाली बात है क्या, वो समझिए। कंपैरिजन एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देखें। मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिल। सिंटेक्स अगर हम देखें तो करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो बिल्कुल करेक्ट है। सिंटेक्स मतलब इसका क्रम क्या है, एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें सिमेंटिक्स का, सिमेंटिक्स क्या है, तो रॉन्ग है। कैसे, वन राइड्स अ बाईसाइकिल नॉट ड्राइव्स, कहने का मतलब क्या हुआ, कोई जो है साइकिल को क्या करता है, राइड करता है। ड्राइव किसको किया जाता है, कार को किया जाता है। समझ में। यहाँ व्याकरण सही है लेकिन अर्थ गलत है, क्योंकि साइकिल को राइड किया जाता है, ड्राइव नहीं। कार को ड्राइव करते हैं। क्लियर है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की इकाइयाँ, जिसमें पहला हम समझेंगे फोनेम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, या ये कहे सबसे छोटी आवाज़। डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर, जैसे कैट में सी, बैट में बी, ये क्या होता है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होता है। फिर आगे समझते हैं मॉर्फिम, इसका हिंदी अर्थ होता है रूपीम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अर्थ की सबसे छोटी इकाई, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर विदाउट लूजिंग मीनिंग, शब्द का सबसे छोटा हिस्सा जिसका कोई अर्थ हो, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता, ये क्या होता है, मॉर्फिम होता है, रूपीम होता है। जैसे वाटर, सन, अनहैप्पी, अनहैप्पी में अन और हैप्पी दो टुकड़ा होगा। आप इस अन को और नहीं तोड़ सकते, सन को और नहीं तोड़ सकते, वाटर को और नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। और बात किसका चल रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग,
अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे और तोड़ा ना जा सके, वो क्या होता है? मॉर्फीम होता है। क्लियर है? फोनिम होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई और मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं वर्ड रिलेशंस। होमोफोन, होमोनीम और होमोग्राफ को समझना है। होमोफोन की अगर हम बात करें तो इसमें होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, मतलब सेम साउंड, वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन। कहने का मतलब क्या हुआ? आवाज़ सेम होगा, स्पेलिंग अलग होगा। एग्जाम्पल है टू टू, दोनों को टू बोलेंगे लेकिन स्पेलिंग अलग है। यहाँ पे बोला भी गया है डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम होगा, स्पेलिंग अलग होगा। सन सन, इस सन का मतलब बेटा हुआ, इस सन का मतलब सूर्य हुआ। सी और सी, एक का मतलब देखना, एक का मतलब समुद्र। तो अगर बात हो कहीं पे जहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट हो और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण सेम हो तो आप समझ जाएंगे बात किसका चल रहा है? होमोफोन का बात चल रहा है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? तो ये सभी एग्जाम्पल है होमोफोन के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं होमोग्राफ और होमोनीम को। होमोग्राफ, होमो का मतलब सेम, ग्राफ का मतलब क्या हुआ? तो स्पेलिंग लिखना। क्लियर है? सेम स्पेलिंग, होमोग्राफ में क्या होगा? स्पेलिंग सेम होगा, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, उच्चारण और अर्थ अलग होगा। जैसे ये क्या है? लेड है, जो क्या है? एक मेटल है। और ये वाला क्या है? तो ये है लीड, जिसका मतलब होता है गाइड करना। तो देखो दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों का स्पेलिंग एकदम सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग है। प्रोनाउंसिएशन कैसे? एक को आप लेड बोल रहे हैं जो धातु है, और एक को आप लीड बोल रहे हैं जिसका मतलब होता है नेतृत्व करना, टू गाइड। क्लियर है? होमोनिम की अगर हम बात करें तो होमोनिम क्या है? सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। इसमें स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण और इसके स्पेलिंग दोनों सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? तो डिफरेंट होगा इसका मीनिंग। डिफरेंट क्या होगा? तो डिफरेंट इसका मीनिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है SUIT सूट, जो कि कपड़ा है, वर्सेस SUIT सूट जिसका मतलब होता है 2 फीट। मतलब एक सूट का मतलब हुआ कपड़ा, एक सूट का मतलब हुआ जचना। तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, सेम स्पेलिंग है और सेम प्रोनाउंसिएशन है। डिफरेंट क्या है? तो मीनिंग। जहाँ पे स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, वो क्या होता है? होमोनीम होता है। क्लियर है? आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए, एक तो होमोनीम, एक होमोग्राफ और ऊपर हमने पढ़ा होमोफोन। क्लियर है? यहाँ सभी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आगे आ जाता है स्टडी स्किल्स, जिसमें पहला हम समझेंगे पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग है क्या? इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बेहद आसान है। देखिए, फॉर्मुलेटिंग समवन एल्सेस आइडियाज़ इन योर ऑन वर्ड्स। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी और की बात को समझकर अपने शब्दों में लिखना क्या है? पैराफ्रेजिंग है। शोस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, किसी और के विचारों को अपने शब्दों में लिखना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैराफ्रेजिंग। एग्जाम्पल है, ओरिजिनल दिया गया है इसमें, द फेलाइन वॉज चेजिंग द रोडेंट। पैराफ्रेज आप कैसे करेंगे? द कैट रैन आफ्टर द रैट। कहने का मतलब क्या है? किताब में उदाहरण लिखा है, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, आपने दोस्त को बताया बिल्ली चूहे के पीछे भागी। क्लियर है? तो किसी और की बात को समझकर आपने उसे अपने शब्दों में बता दिया, अपने शब्दों में लिख दिया, तो ये होता है पैराफ्रेजिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नोट टेकिंग क्या है और नोट मेकिंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम बात करें नोट टेकिंग का, रिकॉर्डिंग इन्फो ड्यूरिंग अ लेक्चर रीडिंग, फास्ट प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? क्लास या लेक्चर के दौरान जल्दी जल्दी लिखना, यह कैसी प्रक्रिया है? तो फास्ट प्रोसेस, तेज प्रक्रिया है। नोट मेकिंग क्या है? रिव्यूइंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज फ्रॉम नोट्स, यूजेस एब्रिविएशंस EG एंड कीवर्ड्स एंड फ्लो चार्ट्स। और ये कैसा होता है? तो मोर ऑर्गेनाइज्ड। घर जाकर या घर आकर उन नोट्स को अच्छे से चार्ट्स और हेडिंग्स के साथ दोबारा बनाना, ये समझने वाली प्रक्रिया होता है। ये क्या होता है? नोट मेकिंग होता है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है?
तो ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड। अगर ट्रेडिशनल मेथड दिया जाए तो आपको समझ जाना है बात किसका चल रहा है, GTM का चल रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का चल रहा है। मदर टंग इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली। अप्रोच क्या होता है इसका, डिडक्टिव मेथड होता है। रूल्स टू एग्जाम्पल इसमें चला जाता है। की टेक्निक क्या है इसका, तो ट्रांसलेशन फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग। देखिए यह एक पुराना तरीका है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें टीचर हर अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद बताते चलता है, नियम पहले रटाए जाते हैं। ये क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। रूल्स टू एग्जाम्पल चला जाता है, पहले नियम रटा दिया जाता है फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। क्लियर है। आगे समझते हैं डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड। अगर नेचुरल मेथड बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि बात किसका चल रहा है, डायरेक्ट मेथड का बात चल रहा है। क्लियर है। मदर टंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें मातृभाषा पूर्णतः निषेध होता है। मातृभाषा का इसमें प्रयोग करना ही नहीं होता है। अप्रोच क्या होता है इसका, इंडक्टिव मेथड होता है ये। इसमें एग्जाम्पल टू रूल चला जाता है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम्पल के साथ फिर नियम बनाए जाते हैं। यूजेस ओनली द टारगेट लैंग्वेज। इसमें सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो भाषा सीखना है उसी भाषा में इसमें कन्वर्सेशन किया जाता है, उसी भाषा बस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। फोकस किस पे होता है, तो स्पीकिंग और लिसनिंग पे। क्लियर है। ये एक नया तरीका है, इसमें हिंदी बोलना मना होता है, सीधे अंग्रेजी में ही बातचीत की जाती है, उदाहरण से नियम सिखाए जाते हैं। ये कैसा होता है, तो ये होता है इंडक्टिव। जहाँ पे बात एग्जाम्पल टू रूल का हो वहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो होता है, तो इंडक्टिव मेथड। ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और इसमें मदर टंग प्रोहिबिटेड होता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, मदर टंग इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली। इसमें मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसा अप्रोच है, तो रूल्स टू एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये डिडक्टिव मेथड होता है। क्लियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ों को। लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, भाषाई संदर्भ, भाषा संदर्भ। मदर टंग ये क्या होता है, होम लैंग्वेज होता है, नेटिव लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, तो स्कूल की भाषा या सेकंड लैंग्वेज। क्लियर है। चलिए आगे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, जो है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड LAC, बहुभाषिकता। Multilingualism seen as a resource, asset and diversity in the classroom, not a burden। बहुभाषिकता कैसा है, तो एक संसाधन है। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को आपको एक संसाधन की तरह देखना है, ना कि एक बर्डन की तरह, ना कि एक रुकावट की तरह, ना कि एक हिंड्रेंस की तरह, ना कि एक बाधा की तरह। क्लियर है। इसे आपको एक रिसोर्स मानना है, एक एसेट मानना है, डाइवर्सिटी को समझना है आपको। क्लियर है। LAC क्या होता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। यूजिंग लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी को सिर्फ अंग्रेजी की क्लास तक सीमित न रखना, बल्कि साइंस या इतिहास पढ़ाते समय भी भाषा पर ध्यान देना। ये क्या होता है, LAC होता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता है। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल है टीचिंग हिस्ट्री और साइंस यूजिंग इंग्लिश। क्लियर है। मतलब आप साइंस और इतिहास, विज्ञान और इतिहास पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए, तो ये क्या होगा, LAC होगा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होगा। क्लियर है। आगे है फिर प्रोफिशिएंसी स्किल्स, जो है बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में और आगे भी पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है और ये टर्म भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है बिक्स, समझिए। रेफर्स टू सोशल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे फेस टू फेस इंटरेक्शन, डेवलप्स क्विकली विद इन 6 months to 2 years। है क्या ये, तो यह एक सामाजिक भाषा है। खेल के मैदान में दोस्तों से बात करना, फ़ोन पर गप्पे मारना, यह जल्दी आ जाती है, मतलब 6 से 2 साल में ही इसे सीख लिया जाता है। ये क्या होता है, बिक्स होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। क्लियर है। ये एक सोशल लैंग्वेज है। टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द प्ले ग्राउंड, बाइंग वेजिटेबल्स, चैटिंग ऑन द फोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब खेल के मैदान में अपने दोस्त से बात करना, सब्जी भाजी खरीदना और
फ़ोन पर चैटिंग करना। ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सभी एग्जाम्पल है बिक्स के। अगर ये चीज़ें आपको दे दिया जाए और पूछा जाए ये है क्या, तो आपको समझ जाना है ये है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोफिशिएंसी स्किल्स में CALP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगेन इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये है क्या? रेफर्स टू एकेडमिक लैंग्वेज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट, टेक्स लॉन्गर टू डेवलप 5 to 7 years। ये क्या है? तो यह किताबी एकेडमिक भाषा है। एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे राइटिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक या डिबेटिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। मतलब विज्ञान का प्रयोग लिखना, निबंध लिखना या किसी टॉपिक पर डिबेट करना, इसे सीखने में समय लगता है। समय कितना लग जाता है? तो 5 से 7 साल लग जाता है। वहीं पे बिक्स की अगर हम बात करें तो 6 महीने से 2 साल के अंदर इसको सीखा जा सकता है। क्लियर है? दोनों चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। एक हमने अभी जस्ट पढ़ा बिक्स, एक अभी हमने पढ़ा कैल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्लियर है? आगे इसमें एक चीज़ और समझते हैं, स्टीफन क्रेसन्स हाइपोथेसिस, वी कैन एक्वायर अ सेकेंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग। स्टीफन क्रेसन का एक हाइपोथेसिस है। इन्होंने कहा कि हम अपनी दूसरी भाषा भी वैसे ही अर्जित करते हैं जैसे, या अर्जित कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं जैसे हमने बचपन में अपनी मातृभाषा सीखी थी, बिना रटे प्राकृतिक माहौल में। इनके हाइपोथेसिस को यहाँ पे दिया गया है, देखिए, एक्विजिशन लर्निंग, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर, इनपुट हाइपोथेसिस, I+1, अफेक्टिव फिल्टर। तो इसमें बात किसका चल रहा है? इसका चल रहा है इनपुट हाइपोथेसिस I+1 का। ये है क्या? तो बच्चे को उसके वर्तमान लेवल कहने का मतलब I से थोड़ा ऊपर उठाना, थोड़ा ऊपर का ज्ञान देना, मतलब +1, ताकि वह चुनौती महसूस करे और सीखे। ये किसके बारे में है? तो स्टीफन क्रेसन्स के हाइपोथेसिस के बारे में हमने अभी समझा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, एंड डेफिनेटली इस वीडियो में जो भी टर्म्स हमने आपको बताए हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को एक बार ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और आगे की क्लासेस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।